हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 9 नवंबर। ठीक है, जो आज की करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद अभी रिसेंटली जो एसटी लिस्ट को अपडेट किया गया है जेएंडके की, जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके अंदर पहाड़ी ट्राइब को भी ऐड किया गया है। क्या प्रोसेस है, किसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलता है, कैसे किसी भी ट्राइब को ऐड किया जाता है, तो उन आर्टिकल्स को भी देखेंगे। फिर अभी एक नया नैनो पार्टिकल्स का की खोज हुई है। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया केमिकल्स 2022, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी 12वीं बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया केमिकल 2022 वॉज इनोग्रेटेड एट प्रगति मैदान के अंदर इसका 12वां संस्करण हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका थीम क्या था आपकी बार का, विजन 2030, 2030 का विजन है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ट इंडिया, कि भाई इंडिया को इस स्तर तक लेके जाया जाए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर अभी इसका स्टेटस क्या है वैसे भी केमिकल्स का। तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड एंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर एंड फर्टिलाइजर्स, कि हम डिफरेंट वैरायटीज़ के केमिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल। याद रखना, एग्रोकेमिकल का हम वर्ल्ड के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। आफ्टर सबसे पहले कौन है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर जापान, फिर चाइना। और जो ओवरऑल केमिकल की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या कौन सा नंबर है, छठा नंबर है, सिक्स्थ। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डाइज। जितनी भी डाई जो कपड़े रंगते हैं, तो उसकी बात करें तो उसके अंदर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। वैसे भी डाई के साथ इंडिया का काफ़ी पुराना रिश्ता है, काफ़ी हिस्ट्री रही है हमारी इंडिगो रिवोल्यूशन की भी। एंड अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। वर्ल्ड की जो 16% डाई है उसका नहीं, वर्ल्ड की जितनी भी 100% डाई है उसका 16% हिस्सा हम पूरा करते हैं। द कंट्रीज़ केमिकल इंडस्ट्री इज़ डी लाइसेंस्ड एक्सेप्ट फॉर फ्यू हैजार्डस केमिकल्स, कि भाई जितने भी जो हैजार्डस या फिर जो हार्मफुल केमिकल है ना ज़्यादा, उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए ऐसा कोई स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। India holds a strong position in export and import of chemical at a global level and rank 14th in export। एक्सपोर्ट के मामले में हम 14 नंबर पे आते हैं और 8वें नंबर पे आते हैं इंपोर्ट के अंदर, कि भाई इंडिया के अंदर काफ़ी हैवी मात्रा में, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर केमिकल्स का इंपोर्ट होता है, जिसके अंदर से अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हटा दें, है ना। व्हाट आर द रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, सबसे पहला तो यूनियन बजट जो हुआ था 2022-23 का, उसके अंदर 209 करोड़ रुपए दिए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। फिर कुछ पीएलआई स्कीम है जिसके अंदर जो बल्क ड्रग पार्क हैं उनको बनाया जाए, है ना। और जो इंडिया का जो है ना, जैसे कि हम 8 नंबर पे इंपोर्ट के अंदर, तो जो इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो घटाई जाए, कि हमको बाहर से कुछ भी इंपोर्ट ना करना पड़े इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से इन स्कीम्स को लागू किया गया है। 10 से 12% जो आउटपुट इंसेंटिव रखा गया वो किसके लिए, एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए रखा गया, है ना। 2034 का जो विजन फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि भाई देश के अंदर ही हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा लें केमिकल्स का, और उससे क्या है ना, हम है ना क्या करें, इंपोर्ट को कम करें। और जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो जाएंगी इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, दूसरी जो बाहर की जो विदेशी कंपनी है, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। तो ये एक तरह की मशरूम है जिसका कलर कैसा दिख रहा है, गोल्डन दिख रहा है आपको, तो इसी से इसका नाम पड़ा था। अब बात करते हैं रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम 4 इंडियन इंस्टीट्यूट, भारत के 4 इंडियन इंस्टीट्यूट से, जिसके अंदर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी भी आती है, उन्होंने डेवलप किया है कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो ये जो कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल है वो इस मशरूम से निकाले गए हैं। ठीक है, और इसको सुपर मशरूम भी बोला जाता है। तो कोडी का तो COR आ गया, ये साइंटिफिक नेम हो गया गोल्ड का। ठीक है, और NP इज़ द इनिशियल ऑफ नैनो पार्टिकल्स।
तो ऐसे इसका ये साइंटिफिक नेम बना दिया गया, विच कैन मेक ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी फास्टर एंड श्योरर। इससे क्या है ना, जो भी हम दवाइयाँ बॉडी के अंदर लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, जो टैबलेट्स लेते हैं, तो उसके अंदर इन नैनो पार्टिकल्स को अगर मिला दिया जाए तो जो दवाई पहले 4 घंटे के अंदर हमको असर कर रही थी, उसका टाइम है ना काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। वो काफ़ी जल्दी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी और रिलीफ करेगी। दिस नैनो पार्टिकल्स हैव रिसीव्ड एन इंटरनेशनल पेटेंट फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी से भी हमको इसका पेटेंट मिल गया। अगर किसी को ये क्या है, इसके थ्रू अगर कोई बनाएगा तो सीधी सी बात है हमको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। व्हाट आर द कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स? तो मैंने अभी बताया ना, कोडी का तो COR आ गया, गोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या AU, एंड देन नैनो पार्टिकल का जो इनिशियल है वो NPs हो गया। दे आर ड्राइव फ्रॉम ए सिंथेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोडिसेप मिलिट्रीज एंड गोल्ड साल्ट। ये क्या है ना, मशरूम है, उनसे इसको निकाला गया है। कोडिसेप मिलिट्रीज इज़ ए हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस। ये एक तरह की फंगस है जिसको लैब के अंदर ग्रो किया जाता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। वाइल्ड कोर्डिसेप्स क्या है, मशरूम है जो कि ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट के अंदर पाई जाती है। गोल्डन साल्ट क्या है, एक आइकॉनिक केमिकल कंपाउंड है, किसका, गोल्ड का, जो कि मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होता है। इसकी बेनिफिट की बात करें तो क्या है ना, पेनिट्रेशन इन द सेल इज़ मोर व्हेन द ड्रग पार्टिकल्स आर स्मॉलर। कि भाई बात, अगर कोई भी पार्टिकल को अगर बॉडी के अंदर पहुंचाना है, ठीक है, तो अगर उस ड्रग पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा रहेगा तो इजीली सेल्स के अंदर एंटर कर देता है। तो इसीलिए है ना, ये क्या है ना, पार्टिकल्स को काफ़ी स्मॉल कर देती है, जिससे क्या है ना, उनका जो वर्किंग फंक्शन है वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर हम अगर कैटलिस्ट को डाल देते हैं, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, मेनली उसका काम होता है रिएक्शन को तेज़ करना, ठीक है, काफ़ी फास्ट कर देगा। तो एक तरह से ये है ना, ड्रग्स के अंदर कैटलिस्ट का काम करती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और ये उसके अंदर अगर कोडिसेप क्या है, कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होंगे, तो क्या है ना, वो रिएक्शन को जल्दी कर देगा और हमको जल्दी रिलीफ मिलेगा। एक मतलब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया। कोडिसेप मिलिट्रीज, जिसको सुपर मशरूम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सुपर मशरूम? क्योंकि है ना, इसकी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एड बायोएक्टिव कंपाउंड टू द सिंथेसिस ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल फॉर बेटर पेनिट्रेशन। Biosynthesized nano gold particles indicate a new application of nanoparticle in the development of therapeutic drugs, which can be delivered as ointments, tablets, capsule एंड इन अदर फॉर्म। कि भाई जो ये नैनो पार्टिकल हैं, इनको जो हम बॉडी के ऊपर जो दवाइयाँ लगाते हैं, जैसे कि मूव वगैरह होगी, है ना, अगर बॉडी के अंदर पेन वेन है, तो जो मसलने वाली दवाइयाँ होती हैं ना, रब करने वाली, उनको ऑइंटमेंट बोलते हैं। तो उसके अंदर भी इसको डाला जाता है। टैबलेट्स के अंदर भी इसको मिलाया जा सकता है, कैप्सूल के अंदर भी इसको डाला जा सकता है। तो इस तरह से है ना, हर एक फॉर्म के अंदर इन नैनो पार्टिकल्स को ऐड किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस। ये कोई पॉलिटिशियन है और जैसे इसकी सज़ा ख़त्म होगी ये खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में और फिर हम इसी को जिता देते हैं। ये हरकतें हमारी भी है, पढ़े लिखे बेवकूफ़। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। रिसेंटली 2 उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटर वर कन्विक्टेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस। कि उनके ऊपर जो कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके अंदर उनको कन्विक्शन हो गया, ठीक है, रिसेंट डेज़ के अंदर। लेकिन उनमें से एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसकी सीट से, जो कि खाली हो गई बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट। इनके द्वारा उसको क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। व्हाट इज़ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? कि भाई आपने देखा होगा, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर कौन पार्टिसिपेट करने लग जाए, कोई गुंडे वुंडे हो गए, है ना। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि भाई पहले तो बहुत गलत काम करते थे, जैसे इलेक्शन पास आए लोगों के सामने हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर वो हमको बेवकूफ़ बना जाते हैं, हम उनको फिर क्या है, हमारे सिर पे बैठा लेते हैं, फिर बाद में हमारे ही सिर पे जूते पड़ते हैं। तो वो वाले काम होते हैं और वो रियलिटी भी है, हम देखते भी आ रहे हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे फिर क्या है, वही क्रिमिनल्स फिर आगे आके पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। विच इंक्लूड दैट क्रिमिनल कैन कॉन्टेक्स्ट इन इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP MLAs बन जाते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी। इट टेक प्लेस प्राइमरली ड्यू टू द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। इनकी मिली भगत से ये ऐड होते हैं पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स किसको पैसा देते हैं, ये सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो।
वैसे भी आजकल गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ हो रखी है भाई. Legal aspects of disqualification of criminal candidates. In this regard, Indian Constitution does not specify as to what disqualify a person from contesting election from parliament. Contesting election from parliament, legislative assembly और any other legislature. देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि किन क्राइटेरिया के अंदर किसी इंसान को डिस्क्वालीफाई किया जाए इलेक्शन लड़ने से. लेकिन जो आरपीए एक्ट है 1951 की, उसके अंदर ज़रूर मेंशन किया हुआ है कि भाई किसी बंदे को किस बेसिस के ऊपर आप कंटेस्ट करने से रोक सकते हो इलेक्शन में. ठीक है. सेक्शन 8 जो इस एक्ट का है उसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल को 2 साल से ज़्यादा की जेल हो जाए, ठीक है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगले आने वाले 6 साल तक. जैसे ही 2 साल उसके कंप्लीट होंगे, बाहर आ गया जेल में से, उस दिन से अगले 6 साल तक, तो टोटल 2 साल वो और प्लस में 6 ये 8 साल तक वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि ये क्या है ना, कन्विक्शन के लिए कुछ थे रूल्स, ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं. 2013 तक तो क्या था ना, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द आरपीए एक्ट लेजिस्लेचर कुड अवॉइड इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो अपना इमीडिएशन, जैसे ही उसके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं ना, उस डिस्क्वालिफिकेशन को कुछ टाइम के लिए रोक सकता था. ठीक है, करीबन 3 महीने के अराउंड समथिंग. लेकिन बाद में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्लोज 4 है सेक्शन 8 का, इसको स्टक डाउन कर दिया बोल के कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, तो इसको हटाते हैं हम. तो उसके बाद से है ना ये इमीडिएट वाला सीन ख़त्म कर दिया कि भाई कोई, ये लोग पहले है ना लूप होल निकाल के 3 महीने तक तो बच ही जाते थे, तो वो खेल भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया. और ऊपर से देखो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर नहीं है, औरों के पास भी है. देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू स्टे नॉट ओनली ऑन द सेंटेंस, स्टे भी लगा सकता है किसी की सेंटेंस के ऊपर, किसी की सज़ा के ऊपर, बट आल्सो कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन, कि जो वो कन्विक्शन जिस इंसान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके कन्विक्शन को क्या है ना उसके ऊपर भी रोक लगा सकता है. ठीक है. लेकिन वो कुछ ग्राउंड्स हैं, अगर उनके ऊपर वो खरा उतरता है तो ठीक है. सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही किसी को मतलब स्टे नहीं लगाता, वो भी सब क्राइटेरिया देखता है, सबकी बात सुनता है, उसके बाद अपना डिसीजन सुनाता है. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर दैट सच ए स्टे शुड बी वेरी रेयर. ठीक है, वेरी रेयर एंड फॉर स्पेशल रीज़न. अगर वहाँ पे कुछ रीजन्स है, कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफ़िल होते हैं तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट शायद उसकी स्टे लगा सकता है और वो इलेक्शन भी लड़ सकता है ना. द आरपी इट सेल्फ प्रोवाइड ए रेमेडी थ्रू इलेक्शन कमीशन. Under Section 11 of the Act, the Election Commission may record reasons and either remove or reduce the period of person's disqualification. कि भाई इलेक्शन कमीशन सामने वाले के रीज़न सुन सकता है कि उसके ऊपर ये आरोप क्यों लगे, और वो जस्टिफाई करता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी सज़ा है ना, जो पीरियड है वो 6 साल वाला, उसको कम भी कर सकता है, 4 साल भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, या फिर 3 भी कर सकता है, मतलब जितना मर्जी चाहे कितना भी कर सकता है, और उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्शन कमीशन. रीज़न क्या है क्रिमिनलाइजेशन के पॉलिटिक्स के अंदर? सीधी सी बात है, लेक ऑफ एनफोर्समेंट. कितने लॉ और कोर्ट की जजमेंट है उनको एनफोर्स नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता ढंग से. वेस्टेड इंटरेस्ट. पब्लिसाइजिंग द एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट फील्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव. देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा है ना कुछ क्या है ना बता भी दिया जाता है, ऐसे कुछ रूल्स हैं कि उनको बताना पड़ता है कि इनका पास्ट क्या है. ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना, हम क्या देख के वोट डालते हैं, हम देख के हम तो क्या डालते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स सामने वाले की जात देखते हैं और उसका धर्म देखते हैं. वो ये नहीं देखते कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, कितने इसके ऊपर डेथ के केस चल रहे हैं, कितने इसके ऊपर रेप के केस चल रहे हैं, तो क्या रक्षा करेगा आपकी, है ना. ये सब तो हम देखते नहीं, हम तो इन 2 चीज़ों के ऊपर उछल के रह जाते हैं और वो फिर हमारा ही बट्टा गोल कर देते हैं. यूज़ ऑफ मसल एंड मनी पावर. आपने देखा होगा वोट पैसे में ख़रीदे जाते हैं. कितनों को तो दारू की बोतल एक पकड़ा देते हैं और 1 वोट इक्वल टू 1 वोट इज़ इक्वल टू 1 दारू की बोतल. ऐसा सीन है कई जगह तो, है ना.
तो इजीली काफ़ी बड़ी मात्रा में लिक्वर को क्या करा जाता है, पकड़ा जाता है उस टाइम पे जब इलेक्शन पास आ रहे होते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स के अंदर अगर क्रिमिनलाइजेशन आ गया तो उससे इफ़ेक्ट क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते ही नहीं है, ठीक है। फिर तो जो पैसा होगा, जिसके पास पावर होगी, वही जीतता है, वही सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इफेक्टिंग द गुड गवर्नेंस, सीधी सी बात है, अगर लॉ तोड़ने वाले ही लॉ मेकर बन गए तो वो ऐसे कानून बनाएंगे जो उनको बेनिफिट होंगे, ना कि पुअर पीपल्स को, गरीब आदमियों को। अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अब सीधी सी बात है, अगर कल को आप IAS IPS बन गए तो आपके ऊपर ही यही मिनिस्टर नाचेंगे बैठ के, है ना, यही जूते मारेंगे, तो आपको भी काम नहीं करने देंगे। तो यही सब है, यहाँ पे पढ़ लेना थोड़ा सा। ये है जम्मू एंड कश्मीर की जो ट्राइब्स हैं, पहाड़ी ट्राइब, तो उनको अभी ऐड किया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट के अंदर, ठीक है, बाय ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये प्रोसेस क्या है? वैसे तो देखो, द कमीशन आल्सो कार्डेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ पहाड़ी ट्राइब, कोली एंड गद्दा ब्राह्मीण कम्युनिटी टू बी इंक्लूडेड इन द ST लिस्ट ऑफ JNK जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई इन कास्ट को ऐड किया जाए। करंटली जम्मू के अंदर 12 ऐसी कम्युनिटी है जिनको नोटिफाई किया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। प्रोसेस क्या है इसकी? तो सबसे मेन ज़रूरी जो बात है यही है, जो हमारे काम की है ना, वो सारी यहाँ पे है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन कोई बन सकता है। द प्रोसेस टू इंक्लूड द ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट बिगिन विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई अगर मेरी स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी जात है ना, कोई ऐसी ट्राइब है जिसको ST के अंदर होना चाहिए, तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट क्या है ना, उसको रिकमेंड करेगी, किसको? ट्राइबल अवेयर मिनिस्ट्री को। फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करेगी ट्राइबल मिनिस्ट्री, और उसके बाद रिव्यू करके वो आगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेज देगी अप्रूवल के लिए। और साथ ही साथ इसको किसके द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बिफोर द लिस्ट इज सेंड टू कैबिनेट फॉर फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन से पहले ये NCST से भी अप्रूव होनी चाहिए। फिर जो फाइनल डिसीजन है उसके बाद वो किसके पास जाती है? प्रेसिडेंट के ऑफिस में, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट क्या है ना, उसको इशू करते हैं नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग द चेंजेस अंडर द पावर वेस्टेड इन आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग अंडर में प्रेसिडेंट ऑफिस जो नोटिफिकेशन अपना जारी करते हैं, और उसके बाद से जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, जो भी कम्युनिटी है उसको। Only after the President assent through the bill that the amendment of the Constitution Order 1950 as it appropriate after it is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. What will be the benefit of in the inclusion in the ST list? ST list के अंदर अगर किसी भी ट्राइब को अगर ऐड कर दिया जाए तो बेनिफिट क्या है? सीधी सी बात है, जितनी भी गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर उनको बेनिफिट मिलेंगे। एजुकेशन में, नेशनल फेलोशिप में, लोन्स वगैरह भी काफ़ी सस्ते मिलेंगे। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्राइब की जो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनसे स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स भी फ्री में मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं। सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन मिल जाते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर भी इनका कोटा बन जाता है। तो इस तरह की काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया। एज पर सेंसस 1931 द शेड्यूल्ड ट्राइब टर्म्ड एज द बैकवर्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या टर्म दिया गया था उस टाइम पे? बैकवर्ड ट्राइब, लिविंग इन द एक्सक्लूडेड या फिर पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया, कि भाई किसी गांव के थोड़े से बाहरी या फिर काफ़ी बिल्कुल अलग से ही दूर दराज एरिया के अंदर ही अलग से छट के रहते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 called it for the first time the representative of the backward tribes in provincial assemblies. The constitution does not define the criteria. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं था फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड हैंस द डेफिनेशन कंटेन 1931 सेंसस was used in the initial years after the independence. However, Article 366 का जो क्लोज 25 of the Constitution only provide the process of डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब, कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब को कैसे डिफाइन करना है, केवल वही सब बता रखा है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर बता नहीं रखा था। आर्टिकल 342 का क्लोज नंबर 1, द प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर इट इज़ अ स्टेट एंड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन specify the tribe or tribal community as a part of group
विद इन द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें देखो वही बात बता रखी जो जो पूरी प्रोसेस है ना जिसके थ्रू इनको ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या है लास्ट में किसकी प्रोसेस आती, कौन इसको अलाउ करता है नोटिफिकेशन के थ्रू, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, अब मान लो मेरी स्टेट से मैंने कोई रिकमेंडेशन दी थी या फिर जो मैंने नहीं मतलब गवर्नमेंट ने कोई रिकमेंडेशन दे दी कि भाई इस ट्राइब को है ना शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, इस कम्युनिटी को। फिर क्या है वो कहाँ पे जाएंगे, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पास। फिर वहाँ से फिर वो आगे की जो प्रोसेस है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में अप्रूवल कौन देंगे, प्रेसिडेंट देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अप्रूव दे दिया तो वो जो मेरी स्टेट की जो जो गवर्नमेंट है उसको उसकी जो शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है उसके अंदर फिर उसको ऐड कर लिया जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में यही बता रखा है। The fifth schedule of the Constitution lay out the provision for the administration and control of scheduled area and scheduled tribe in states। कि जो 5वीं शेड्यूल है ना उसके अंदर बता रखा है भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल ट्राइब का और शेड्यूल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल कैसे चलना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। ठीक है, केवल असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के बाकी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं ना उनमें जो जो काम और एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा वो चलेगा 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और जो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम की स्टेट्स हैं इनके अंदर चलेगा 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो 12 शेड्यूल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। तो बेकार में है ना आप फ्री के कुछ नंबर दे के जा रहे हो, इनको दे के क्या जा रहे हो, हाँ नेगेटिव लेके आ रहे हो। तो ये क्या 5 मिनट भी आपको याद करने में नहीं लगेंगे। लीगल प्रोविज़न की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, प्रोविज़न ऑफ पंचायती एक्ट 1996, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। और रिलेटिव इनिशिएटिव क्या है, TRIFED, इसको थोड़ा सा देख लेना, फुल फॉर्म देख लेना इसकी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, डेवलपमेंट ऑफ PVTG, प्रधानमंत्री वन धन योजना। और कुछ कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि जाजा कम्युनिटी 2013, भूरिया कमीशन 2002 से 4, लोकुर कमेटी 1965। ये सारी की सारी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, वीडियो को लाइक भी किया करो। इसकी आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पेज पे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी बुक्स के मैंने लिंक डाल रखे हैं रिलेटेड टू UPSC, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।